हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वैली। इस वीडियो में हम कवर करने वाले फिजिक्स की पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर ख़त्म होगा ये वन शॉट में सुपर डुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब ने रबर बैंड तो देखी होगी। रबर बैंड कैसी होती है, उसे आप खींचते हैं और वो जैसे ही छोड़ते हैं वो फटक से पीछे जाती है और अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ गेन कर लेती है। और रबर जैसे और भी कई मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और एक्सटर्नल फोर्स के रिमूवल के बाद वो फटाफट से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को गेन कर लेती हैं। और उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज़, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, रबर, स्टील बेल या स्पंज, और भी बहुत सारे होते हैं। आपको अगर और पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक उल्टा सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अब मैंने आपको बता दी इलास्टिसिटी होती क्या है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं रबर और स्टील बेल के बीच में ज़्यादा इलास्टिक कौन है? अगर आपको सही आंसर पता है तो जाके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज स्टील बेल। स्टील बेल की जो इलास्टिसिटी होती है वो रबर से ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि रबर को अगर आप बार बार खींचते जाएं, फोर्स लगाते जाएं, तो थोड़ी देर के बाद जो उसके अंदर एक परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ आ जाता है और उसकी जो इलास्टिसिटी रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, कम हो जाती है। लेकिन जो स्टील बेल है, आपको जो पीएन है, दिन में पता नहीं कितनी बार उस पर जाके टन 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 घंटी बजाता है, और 10-15 सालों में भी उसमें करीब सिर्फ मिलीमीटर्स में चेंज आता है उसकी थिकनेस में। तो इससे हम क्या इन्फर करते हैं कि जो स्टील बेल है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है एज़ कंपैरिजन टू रबर। अब हम यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी भी नहीं, हम यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करें जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। जो प्लास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी का बिल्कुल ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट। वो होता है कि कोई भी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के रिमूवल के बाद अपना ओरिजिनल शेप और साइज़ जो है वो रीगेन कर लेती है। पर प्लास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं जो नहीं करती हैं अपना ओरिजिनल शेप और साइज़ गेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हुक्स लॉ। इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये जनरली स्प्रिंग के साथ किया जाता है। स्प्रिंग के साथ कैसे? अब आपने एक स्प्रिंग को ना सीलिंग पे अटैच कर देना है किसी फिक्स पॉइंट पर, और उसके बाद आपने वहाँ से ना फोर्स लगा के उसे खींचना है फ्री हैंड से। तो उसके बाद वो एक्सटेंड होगी, साफ सी बात है, और जब आप उसे छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन भी करेगी। लेकिन यहाँ पे हमें इलास्टिक लिमिट का ध्यान रखना होता है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट वो पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए, जहाँ तक हम उसे खींच सकते हैं कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आ जाए, परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ या उसकी डायमेंशन में ना आ जाए। तो हुक्स लॉ का मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, और अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई करें तो उसके हिसाब से एक बैकवर्ड फोर्स भी होती है जो उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रखना चाहती है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है टू डिफॉर्मिंग फोर्स, उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब यहाँ पे हुक्स लॉ हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन है उसे मैंने एक्स मान लिया कि एक्स अमाउंट से ये इंक्रीज़ हो गई इसकी लेंथ। और जब मैं इसे रिलीज़ करूँगी, डिफॉर्मिंग फोर्स को ज़ीरो करूँगी, एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो करूँगी, तो ये अपनी ये जो है ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो फिर ये वहाँ से उतना ही, जितना इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ इन लेंथ हुआ है उतना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले आएगा अपनी लेंथ को और डिक्रीज़ करने, और उसके बाद ये वहाँ से अपने नॉर्मल पॉइंट पर जाएगा। ये जो इसका नॉर्मल पॉइंट है, जब ये हमने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स को ज़ीरो किया तो इस पॉइंट पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है इक्वल, और इसीलिए ये उतना ही एक्स लेंथ जो है अपना डिक्रीज़ करके पीछे जाता है स्प्रिंग हमारा। और यहीं से हम अपने हुक्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो दे देते हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है या रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों की टर्म्स में, कि ये जो एक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स। और फिर यहीं से कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम के लगाते हैं। ये होता है F इक्वल के एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं F इक्वल माइनस ऑफ के एक्स। अब आप कहेंगे मैंने माइनस क्यों लगाया? हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। के एक्स होगा जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स कंसीडर कर रहे हैं और माइनस के एक्स जब हम रिस्टोरिंग फोर्स कंसीडर करते हैं।
इस चैप्टर में हमें मेनली 3 नई क्वांटिटीज़ को स्टडी करना है। फर्स्ट होता है स्ट्रेस, और सेकंड होता है स्ट्रेन, एंड थर्ड होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो तीनों क्वांटिटीज़ है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। आप एक पढ़ेंगे तो आपको दूसरी की ज़रूरत महसूस होगी, और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये तो इन दोनों का रेशो ही होता है। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आता है स्ट्रेस। जैसे लिक्विड्स और गैसेस के केस में हम प्रेशर कह देते हैं, वैसे ही सॉलिड्स के केस में वो प्रेशर को हम स्ट्रेस बोल देते हैं। और जो स्ट्रेस है इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी फोर्स से कंसीडर कर सकते हैं, बट जनरली इसे रिस्टोरिंग फोर्स की टर्म्स में कंसीडर करते हैं। और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसके जो एसआई यूनिट होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, दैट आर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्रेशर। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। मतलब सबसे पहला स्ट्रेस आता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल नाम से ही पता लग रहा है कि वो स्ट्रेस जिसकी फोर्स 90 डिग्री पे पर यूनिट एरिया लगे। द सेकेंड वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस आपको एक डायग्राम से बेटर क्लियर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर से एक क्यूबॉइड बनाया था। क्यूबॉइड आप इसको ना एक्सपेरिमेंट को आप अपनी बुक लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक का जो अपर सरफेस होता है वो मूवेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक बुक को टेबल के ऊपर रखा और उसको एक साइड से, ऊपर वाली साइड से मैंने फोर्स लगाया, तो वो उसकी जो ऊपर वाली साइड है रिलेटिव टू जो लोअर साइड है उससे उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे इस पर टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट इसके ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाऊं, और इसे हम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं या शियरिंग स्ट्रेस। थर्ड वन इज़ टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जो है ये इन केस ऑफ वायर्स वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे बॉडी का जो डोमिनेंट फीचर होता है, डायमेंशन होता है, वो होता है लेंथ। जैसे वायर है या फिर स्प्रिंग है, मैं उसे खींच रही हूँ तो उसकी लेंथ में चेंज आता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, या इसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह देते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। आपको नाम से क्या लग रहा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस? हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब कुछ रिलेटेड टू वाटर, बट यहाँ पे हम वाटर की बात नहीं करेंगे, हम किसी फ्लूइड की बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर है तो उसको ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट कर रही है, और उसी फोर्स का पर यूनिट एरिया हमारा कहलाता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस का मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स जब किसी भी बॉडी की जो लेंथ है, अब नाम से पता लग रहा है कि कुछ कंप्रेस होने की बात हो रही है, तो लेंथ यहाँ पे हम जनरली डिक्रीज़ करते हैं। कि जैसे मेरे पास एक स्पंज है, उसकी अगर हम लेंथ अंडर कंसिडरेशन रख रहे हैं तो फिर मैं उसको कंप्रेस कर रही हूँ, तो फिर वो डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा कंप्रेशनल स्ट्रेस कहलाने वाला है। नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द अनदर न्यू क्वांटिटी, दैट इज़ स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ये मेरी वायर या फिर स्प्रिंग मान लीजिए, मेरे पास ये स्प्रिंग है ओरिजिनल लेंथ में, और इसके ऊपर मैंने नीचे को ऐसे एफ फोर्स अप्लाई की, तो इसकी जो न्यू लेंथ है वो मेरे पास कुछ ऐसे बड़ी आ जाने वाली है ना। अगर ये एल है लेंथ और इसकी एक्सटेंशन आ गई, मतलब चेंज इन लेंथ आ गया डेल्टा एल में मान लूँ, और ओरिजिनल लेंथ एल है मेरे पास, तो जो स्ट्रेन है वो हम डिफाइन करते हैं चेंज इन दैट डायमेंशन अंडर कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो होता है स्ट्रेन। अब ये रेशो है तो मतलब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने वाली है। आगे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखेंगे। या मेजर हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जहाँ पे हमारी जो डोमिनेटिंग डायमेंशन है वो सिर्फ लेंथ है या फिर सिर्फ एक ही डायमेंशन है। उसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आता है। फिर आता है शियरिंग स्ट्रेन, जैसा मैंने आपको अपने टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस में बताया था, वो हम यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अगेन ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया है, और ये जो शियरिंग स्ट्रेन आता है ना, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के केस में आता है। मैंने यहाँ पे अगेन ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपर साइड है बॉडी की वो अगेन डिस्प्लेस हो गए विद रिस्पेक्ट टू लोअर साइड। तो अगर जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है मैं उसे एल मान लेती हूँ, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हम एक्स मान ले, और जितने एंगल ये वर्टिकल के साथ बना रहे हैं, मतलब जितने एंगल से डिस्प्लेस है उसे हम थीटा मान ले, तो फिर यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाता है थीटा के साथ, वो आता है tan थीटा इक्वल एक्स बाई एल। लेकिन हम इतना जानते कि जो tan थीटा होता है वो हमेशा
थीटा के साथ इंक्रीज़ करता जाता है। और यहाँ पे जो हमारा जो थीटा है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होने वाला है। तो टेन थीटा और जो थीटा है उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए हम जो थीटा है उसे हम इक्वलेंट टू ले लेते हैं हमारे टेन थीटा के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर अब हम दोबारा से हुक्स लॉ को देख रहे हैं, बट यहाँ पे हुक्स लॉ की हम एक दूसरी स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले हैं। हमने पिछली बार कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग या फिर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दैट वायर या स्प्रिंग, जो भी हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं मटेरियल। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि हुक्स लॉ को हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट। अब मैंने आपको इलास्टिक लिमिट बताया है कि इलास्टिक लिमिट वो चीज़ है या वो लिमिट है या वो पॉइंट है जहाँ तक हमारा जो हुक्स लॉ है वो ओबे होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है या वो लिमिट होती है जहाँ तक जो है अगर हम वहाँ पर जाकर अपनी बॉडी की जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसे ज़ीरो कर दे तो फिर वो बॉडी सेम पाथ से अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेती है, वो होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। तो जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही फॉलो होता है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है और उस द यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। और इसकी तीन टाइप्स होती हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन्हें हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, उससे पहले हम अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वेरिएशन देखने जा रहे हैं। हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया अपना वेरिएशन इन स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करें वेरिएशन इन स्ट्रेन। सबसे पहले जो ये आपको पी पॉइंट दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब जहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होते हैं और वहाँ से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को ज़ीरो कर दे, स्ट्रेस को ज़ीरो कर दे, तो फिर जो बॉडी है वो अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करती है, अपनी ओरिजिनल डायमेंशन गेन कर लेता है। और उसके बाद आता है पॉइंट बी। अगर हम और स्ट्रेस को बढ़ाते जाएँ फिर एक पॉइंट बी आता है। यहाँ पे हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं होता लेकिन ये विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ए पॉइंट। ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर हम ये इलास्टिक लिमिट के बाहर हो जाते हैं, अगर हम यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स या स्ट्रेस को ज़ीरो करते हैं तो फिर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक परमानेंट सेट गेन हो जाते हैं, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है जो यहाँ पे शो की गई है। परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम परमानेंट सेट बोलते हैं और इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट। और उसके बाद फिर हम देखते हैं पॉइंट सी क्या है। यहाँ पर अगर हम ए पॉइंट को क्रॉस कर गए तो पॉइंट सी तक जाते जाते हम अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन की जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, मतलब जो लेंथ की डिफॉर्मेशन है या उसकी डोमिनेटिंग जो डायमेंशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगेंगे, इवन फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। उसके बाद आता है डी पॉइंट जिसे हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट नाम से ही पता लग रहा है कि इस पॉइंट पर आकर जो हमारा ऑब्जेक्ट है या वायर या जो आप ले रहे हैं वो टूट जाने वाली है। डी पॉइंट जो है उसे फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं और साथ ही से ब्रेकिंग पॉइंट भी या ब्रेकेज पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर सी और डी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर हम ऑब्जेक्ट को मैलिएबल कहते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम ऑब्जेक्ट को मैलिएबल कहते हैं। मैलिएबल का मतलब आपको पता होगा स्मॉल क्लासेस से। मैलिएबल का मतलब होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को थिन शीट्स में बीट करके बना सकते हैं। और अगर सी और डी के बीच में गैप बहुत ही कम हुआ तो उस मटेरियल को हम कहते हैं कि वो ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब भी आपको 10th क्लास में बताया गया होगा कि जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इन मटेरियल्स के ऊपर पड़ती है तो फिर ये अपना शेप चेंज करने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ऐसे ही ख़त्म होता है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। आगे हम पढ़ने वाले हैं अपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स और उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला टाइप आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है रेशियो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब दोनों 90 डिग्री पर लग रहे हैं और जो मेजर डोमिनेटिंग डायमेंशन है स्ट्रेन के लिए वो है यहाँ पे लेंथ। और जितनी ज़्यादा कोई भी बॉडी रिजिड होती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है और उसके लिए जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वो उतनी ज़्यादा बड़ी आती है। सेकंड आता है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी नॉर्मल स्ट्रेस के साथ ही होता है, बट यहाँ पे
स्ट्रेन हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये फ्लूइड्स के केस में ज़्यादातर यूज़ होता है। मैंने आपको बताया कि ये वहीं लगता है, और यहाँ से हमारी एक नई क्वांटिटी भी हम जो है डिफ़ाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। नाम से पता लग रही है कुछ कंप्रेस होने की बात हो रही है, और ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जितनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतना कम बल्क मॉडुलस होने वाला है, और जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस होगा उतनी कम इसकी कंप्रेसिबिलिटी होने वाली है। एंड लास्ट वन इज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा सिंबल से। अब आप सोचेंगे ईटा क्या होता है, ये थोड़ा एक नया सा सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, इसे ईटा एन लिखते हैं ना हम, स्मॉल एन। उसकी जो टेल है उसे थोड़ा सा एलोंगेट कर दीजिए, और ये ग्रीक वर्ड है ईटी, ये ईटा, ऐसे इसे प्रोनाउंस करते हैं। और ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको टैन थीटा नहीं लेना है, वहाँ पे थीटा वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे हम शियर स्ट्रेन के लिए थीटा सिंबल ही यूज़ करते हैं। आगे हम जा रहे एक न्यू रेशो को देखने, जिसे हम कहते हैं पॉइजन रेशो। मतलब, और इसे हम ना सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा सिंबल होता है हमारा ऐसे, याद कीजिए हमने सिग्मा सिंबल और कहाँ देखा है। ये सिग्मा सिंबल हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड्स में इन केस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए आप लोग कि मेरे पास एक ऐसे वायर है, मतलब थोड़ी मोटी वायर ले लिया मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, और इसका जो डायमीटर है वो D है। और अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाती हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाती, तो इसकी जो लेंथ है, साफ सी बात है, वो चेंज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज़ होगी। बट उसे वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा इंक्रीज़ करने के लिए? जो मान लीजिए जो न्यू लेंथ है उसके अंदर इंक्रीज़ हो गया है डेल्टा L। तो अब साफ सी बात है, लेंथ इंक्रीज हुई तो डायमीटर कम हो जाएगा। डायमीटर कितना कम हुआ? डेल्टा डी की वैल्यू से, डेल्टा डी फैक्टर से। और ये जो डेल्टा डी है ये नेगेटिव होगा। हम इसे नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। और अब साफ सी बात है, ये दो स्ट्रेन की जो पॉइजन रेशियो, ये दो स्ट्रेन की रेशियो है, इसीलिए हम इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं। आगे आता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हुक्स लॉ ओबे नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हुक्स लॉ जो होता है उसके लिए इलास्टिक लिमिट होती है, बट ये जो इलास्टोमर्स होते हैं इनके लिए कोई इलास्टिक लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है कि जैसे आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, एग्जांपल के लिए ले रही हूँ मैं रबर बैंड। अगर आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया और उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स 0 कर दी, और उसके बाद जितना टाइम वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने में लगाएगी उसे हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट इज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास एक रबर बैंड ही है और आप उसे बार बार खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, 0 करें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, 0 करें, तो ऐसे ऐसे करके ना धीरे धीरे उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी, और उसके अंदर स्ट्रेन तो अपने आप परमानेंट डेवलप हो ही जाएगा। और जो उसकी इलास्टिसिटी जो लूज़ हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है मटेरियल की, उसी को हम कहते हैं इलास्टिक फटीग। नेक्स्ट इज़ इलास्टिक हिस्टेरिसिस। अब मान लीजिए ये इस साइड में अपना स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस साइड में अपना स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रही हूँ ग्राफ में, और अगर मैं ऐसे एक कर्व बनाती हूँ, मतलब इस पाथ से होकर मैं एक इलास्टिक बॉडी को अपना लेकर जाती हूँ, लेकिन जब मैं उसे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है ये फॉलो नहीं होता है, तो जब मैं इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स 0 करती हूँ, स्ट्रेस 0 करती हूँ, तो ये उस पाथ से वापस ना आकर किसी और पाथ से अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करता है। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, और कुछ यहाँ पे आपको लिस्ट करके दिखाई गई हैं, जैसे कार के टायर्स होते हैं और ये ब्रेकिंग वगैरह में काम आती है, ब्रेक लगाने में। Now we are moving towards the second last topic of this chapter, and which is the most important one, that is applications of elasticity. हम ऐसे तो applications यहाँ पे बहुत सारी हैं, बट यहाँ पे हम कुछ ही लिस्ट करते जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, लिफ्टिंग हैवी लोड्स। मतलब आपने देखे होंगे क्रेन्स वगैरह जो होती हैं, क्रेन्स वगैरह के अंदर ना पतली पतली रोप्स होती है जिनका बहुत बड़ा सा एक बंडल बना दिया जाता है, और उससे हम बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को लिफ्ट करते हैं, मतलब उठाते हैं। तो वो जो रोप होती है उसके अंदर हम सेफ्टी फैक्टर 10 का रखते हैं। मतलब अगर हमें उस क्रेन को यूज़ करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 kg, मतलब 1 टन वेट्स को लिफ्ट करने के लिए, तो हम
तो हमें रोप्स ऐसी लेनी पड़ेंगी जिनका जो लिफ्टिंग का फैक्टर हो वो हो 10⁴ kg, मतलब 10,000 kg। और अगर हमें वेट लिफ्ट करना है 1000 kg का, और ऐसे ही जो क्रेन्स होती हैं उनसे जनरली हम 10⁴ kg का जो वेट है, लोड है, उसे हम लिफ्ट करते हैं। तो इसीलिए हम जो अपनी रोप है उसे डिज़ाइन करते हैं कि वो 10⁵ kg का जो वेट है वो लिफ्ट कर सके। और सेफ्टी फैक्टर इसलिए रखा जाता है ताकि वो ब्रेक ना हो, जो वायर है ना वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करे इजीली, और वो हम कोई इंजरी भी ना हो उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक 10⁴ kg वेट उठाने वाली क्रेन डिज़ाइन करें, तो हमें उन वायर्स की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए लिफ्ट करने की वेट, वो होनी चाहिए 10⁵ kg, क्योंकि हम यहाँ सेफ्टी का फैक्टर जो है वो 10 रखते हैं ताकि वो बीच में ब्रेक ना हो जाए रोप, या उसकी इलास्टिसिटी बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ना लूज़ कर दे वो, और इससे इंजरी के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। और इन्हीं सब रिलेशंस को यूज़ करके स्ट्रेस वगैरह का हम निकाल लेते हैं कि अगर हमें 10⁴ kg का वेट उठाने वाली क्रेन बनानी है तो उसके लिए हमें जो रोप्स हैं उनका रेडियस कितना रखना पड़ेगा। तो आता है रेडियस 3.2 सेंटीमीटर इन केस ऑफ स्टील। अगर हम स्टील की वायर्स बना रहे हैं उसके अंदर, क्रेन के अंदर, तो रेडियस आता है 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर का अगर हम वायर बनाए तो वो तो एक थिक रॉड की तरह हो जाएगा। इसीलिए हम पतली पतली वायर्स को इतनी सारी वायर्स बना के ज्वाइन कर देते हैं कि वो इतना रेडियस कवर कर लेती हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की सेकंड एक्सप्लेनेशन आती है हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है एक ब्रिज के लिए। ब्रिज के अंदर ये जो इसकी जो विड्थ होती है ना, इसे हम इसकी ब्रेड्थ से ज़्यादा रखते हैं। जो विड्थ होती है उसको हम ब्रेड्थ से ज़्यादा रखते हैं। यही रीज़न है कि ये, अब देखिए इसके ऊपर व्हीकल चलेंगे, उनका वेट होगा, ये किसी भी मटेरियल से बने, वो इलास्टिक तो होगा तो थोड़ा सा डिप्रेशन तो आएगा ही, और वो डिप्रेशन यहाँ ज़्यादा नहीं आता, इसलिए हम उसे यहाँ डेल्टा से रिप्रेजेंट ना करके डेल, ग्रीक लेटर डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिप्रेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के क्यूब के, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी हमारे ब्रिज की उतनी ज़्यादा वहाँ पे डिप्रेशन आएगी। और W है यहाँ पे वेट ऑफ व्हीकल, या जो उसके ऊपर लोड आने वाला है व्हीकल्स का, और डिवाइडेड बाय ये जो डेल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के क्यूब के, मतलब डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी डिप्रेशन उतना कम होगा, और डेप्थ कम होगी तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा। और ये जो डेप्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ की 1 पावर के, ब्रेथ की 1 पावर की है और डेप्थ की 3rd पावर की है। तो डेप्थ का यहाँ पे ज़्यादा असर पड़ेगा इसके ऊपर एज़ कम्पेयर टू ब्रेथ। एंड थर्ड वन इज़ आई शेप्ड गर्डर्स। अब जैसे आपने ये ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे तो उसके नीचे ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं, उसके नीचे जो बार्स लगे होते हैं ऐसे नहीं लगे होते, वो रेदर लगे होते हैं ऐसे, और जिसे हम बोलते हैं आई शेप्ड गर्डर्स या फिर बार्स बोल सकते हैं आप। अब ये 2 रीज़न से लगाए जाते हैं, एक तो हमारे फ़ायदे के लिए और एक बाकी एनवायरनमेंट के फ़ायदे के लिए। एनवायरनमेंट भी नहीं, हमारी लैंड के फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा, और एज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और इस बार के टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्रैक इसमें पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ऐसे ही ग्राउंड के पास इसका एरिया ज़्यादा होता है तो यहाँ पर भी प्रेशर कम होगा, और जो ज़मीन है उसके धंसने के या नीचे दबने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और ये जो आई शेप बार्स होते हैं इसको बनाने के लिए मटीरियल जो होता है वो भी हमें बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, मटीरियल की भी बचत होती है, एंड हेंस इस रिड्यूसेस द कॉस्ट। अगर ये पिलर हम स्ट्रेट बना देंगे तो फिर ये बेंड हो सकता है वेट से दब के लोड के कारण, और उस बेंडिंग को बोलते हैं हम बकलिंग। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो लास्ट एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है वो है यूज़ ऑफ हॉलो शाफ्ट। अब शाफ्ट क्या होता है, जैसे आपने बिजली के खंभे वगैरह देखे होंगे, उन पे कभी मुक्का मार के देखिएगा, वो ना हॉलो होते हैं, मतलब वो सॉलिड नहीं होते, उनके अंदर मटेरियल अच्छे से भरा नहीं होता है, उनके अंदर सिर्फ ऐसे एक रेडियस होती है। जो हॉलो शाफ्ट्स होती है उसके अंदर इनर रेडियस अलग होता है, आउटर रेडियस अलग होता है, और यही कंसीडरेशन से हम यहाँ पे निकालते हैं कि जो हॉलो शाफ्ट होती है दैट आर मोर स्टेबल दैन द सॉलिड शाफ्ट। यहाँ पर हम फोर्स का कॉन्सेप्ट ना यूज़ करके हम टॉर्क यूज़ करते हैं। याद है आपको टॉर्क क्या था? अगर आपको टॉर्क नहीं पता है तो आप जाइए मेरा चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन का वीडियो देखिए, और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टॉर्क जो होता है वो होता है रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, मतलब जब रोटेशनल मोशन में फोर्स लगती है उसे हम टॉर्क कहते हैं, और यहाँ पर टॉर्क का ही यूज़ आता है। टॉर्क का सिंबल मैंने आपको बताया था टॉ होता है, ऐसे थोड़ा टी को राउंड कर देते हैं, और वो टॉर्क जो होती है इन शाफ्ट के अंदर हम मेज़र करते हैं
पाई ईटा, ईटा मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, आर रेडियस रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2L, जो L है वो है शाफ्ट की लेंथ। और इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके हम ये फाइंड करते कि जो हमें टॉर्क चाहिए होती है टू मूव दैट हॉलो शाफ्ट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द टॉर्क टू मूव द सॉलिड शाफ्ट। तो इस इंफॉर्मेशन से हम इन्फर करते हैं कि जो हॉलो शाफ्ट होते हैं वो सॉलिड शाफ्ट के मुकाबले एज़ कंपैरेटिवली वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो ज़्यादा आंधी तूफान या फिर और बुरी क्लाइमेटिक कंडीशंस को सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर। यहाँ पे थोड़ा सा एब्रीविएशन मैंने यूज़ किया है, PE लिखा है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई भी आप वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ में कुछ चेंज आता है, तो फिर अब साफ सी बात है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम फॉलो करें तो कुछ उसके अंदर बैकवर्ड अपोजिंग फोर्स भी हो गया, और वो बैकवर्ड अपोजिंग फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उसके अंदर स्टोर होती है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, और वही एक्सप्लेनेशन हमने एवरेज की टर्म में निकाला, एवरेज इंटरनल फोर्स निकाली है, एवरेज इंटरनल लेंथ निकाली है, उसके साथ ही हमने फिर वर्क डन निकाली है। और ये जो वर्क डन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी उसका भी सिंबल हमने दिया था यू से, और यहाँ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वायर की उसका सिंबल भी हम यू देने जा रहे हैं। वो इक्वल होती है हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स, मतलब जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, इंटू इंक्रीज इन लेंथ, मतलब जितना वायर की लेंथ में इंक्रीज़ हुआ। और इसे हम स्ट्रेन और स्ट्रेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हो जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। और अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो फिर वो हो जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और अगर हम इसे यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्म में निकालें तो वो हो जाता है हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। फ्रेंड्स, तो यहीं ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के नोट्स और उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप जाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको इंस्टेंटली आपका सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।